एक मिनट। एक बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई है कि क्या कबीर मलिक हाजी खान की असलियत जानता है कि वो असल में हिंदुस्तानी देवेंद्र है। कासिम रहमान एकाएक कह उठा। देवराज चौहान ने कश लिया। चेहरे पर सोच के भाव दिखाई दे रहे थे। कह नहीं सकता कि कबीर मलिक को उसकी हकीकत मालूम है कि नहीं, देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में हमें कबीर मलिक तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए। हो सकता है उसे हाजी खान की हकीकत पता न हो। पता चलते ही वो हाजी खान से रिश्ता खत्म कर दे, तब हाजी खान अकेला पड़ जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? अगर कबीर मलिक के लिए ये बात नहीं है और वो इस बारे में देवेंद्र से बात करता है, तो देवेंद्र का हंसकर यही जवाब होगा कि वो तो हाजी खान ही है। दुश्मनों ने ये गलत खबर उड़ाई है। इस पर कबीर मलिक को मानना होगा कि हाजी खान ठीक ही कह रहा है। वो भला हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? देवराज चौहान ने कहा। कासिम रहमान कुछ न कह सका। कबीर मलिक के ठिकाने में घुसने का कोई रास्ता बता सकते हो? देवराज चौहान बोला। कौन सा ठिकाना? हरी हवेली के। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वहां तो परिंदा भी कबीर मलिक के मर्जी के बिना नहीं जा सकता, कासिम रहमान ने तेज स्वर में कहा। हरी हवेली जमाते बिला का हेडक्वार्टर है। कबीर मलिक का ठिकाना है वो। सोचना भी मत कि तुम उसके भीतर चले जाओगे। चले भी गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे, मारे जाओगे। वो खतरनाक जगह है। वहां कदम कदम पर जबरदस्त पहरे हैं। हरी हवेली के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो हरी हवेली में जाने का कोई रास्ता नहीं? सोचना भी मत। तुम कभी हरी हवेली गए हो? मैं क्यों जाऊंगा? ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो हरी हवेली के भीतर जा चुका हो? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। वहां शायद संगठन के वही लोग जाते हैं जिन्हें कबीर मलिक बुलाता है। परंतु तुम हरी हवेली में क्यों जाना चाहते हो? वहां तुम्हारे लिए रखा ही क्या है जो? मुझे पता चला है कि आज देवेंद्र हरी हवेली में जाकर किसी कैदी से मिला था। वहां कैदी भी रखे जाते हैं एक हिस्से में। मुझे पता लगाना है कि ऐसी क्या खास बात है कैदी में कि वो कैदी से मिलने गया। तुम्हें किसने बताया कि वो? उसने जिसने मुझे राइफल के खराब होने, मार्शल के एजेंट के गद्दार होने और मेरी सारी योजना कबीर मलिक को पता होने के बारे में बताया था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। कैसे? तुम यहाँ देवेंद्र की हत्या करने आए हो, ये जानते नहीं कि हरी हवेली में क्या होता है। देवेंद्र की हत्या फौरन कर पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अपना डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर रहा है। 5 में से एक मौके पर ही वो मेरी गोली के सामने हो सकता है। वक्त काफी लंबा खींच सकता है। मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा रह सकता। कुछ न कुछ तो मुझे करते रहना होगा। शायद इसी तरह कोई मौका हाथ लग जाए। मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि तुम ऐसा करो। तुम ठीक से कबीर मलिक को जानते नहीं। उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। उसके सामने तुम सिर्फ खिलौने हो। मेरा तो ख्याल है वो अभी भी तुम्हारी तलाश करवा रहा होगा। अभी तक बचे हुए हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बैठे रहो, इंतजार करो कि हाजी खान को मारने का मौका कब मिलता है तुम्हें। तुम मुझे कबीर मलिक से डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं डरने वाला नहीं। मैं डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं कि कबीर मलिक से दूर रहो। हाजी खान पर ध्यान दो। सलाह देने का शुक्रिया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। तुमने जो कहना था कह दिया। तुम्हारी बात मानूं ये जरूरी भी तो नहीं, देवराज चौहान बोला। मुझे इस बात की चिंता है कि अगर तुम कबीर मलिक के हाथों में पड़ गए तो मैं भी फंस जाऊंगा। तुमसे कह चुका हूं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा नाम मेरे होठों पर नहीं आएगा। कासिम रहमान ने कुछ नहीं कहा। पुलिस में तुम्हारी पहचान है। काम क्या है? वेस्ट जोन के पुलिस कमिश्नर गाजी मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? इस क्यों को तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब है कि मैं कमिश्नर गाजी मोहम्मद से तुम्हारी मुलाकात करवाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं गाजी मोहम्मद से बात करना चाहता हूँ जब वो कहीं पर अकेला हो। तभी कासिम रहमान का फोन बज उठा।
कासिम रहमान ने बात की, उधर से कही बात सुनी, फिर पहुंचने को कहकर फोन बंद कर दिया। कुछ काम पड़ गया है, कासिम रहमान उठते हुए बोला। मुझे अभी जाना होगा। गाजी मोहम्मद के बारे में पता करने की कोशिश करूंगा कि वो कब कब कहाँ कहाँ जाता है। कमिश्नर है, उसे गिर पाना आसान काम नहीं होगा। वो पुलिस वालों से घिरा रहता होगा, फालतू में इधर उधर भी नहीं जाता होगा। मालूम करूंगा। रात का खाना देवराज चौहान को कासिम रहमान की बेटी ने खिलाया। कासिम रहमान अभी तक नहीं लौटा था। 10 बजे उसके कहने पर कॉफी मिल गई। 12 बजे के बाद वो सोया। कासिम रहमान तब तक भी नहीं लौटा था। अगले दिन सुबह 8 बजे फोन की बेल से आंख खुली। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। कैसे हो? आदिल वारसी की आवाज उभरी। तुम मेरे पास आए नहीं, मैं इंतजार करता रहा। वक्त नहीं मिला, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अब मैं ठीक हूं, तुम मुझे कोई भी काम करने को कह सकते हो। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े, चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसी काम पर हो ना? आदिल वारसी की आवाज पुनः कानों में पड़ी। हाँ, पर अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। हुआ तो फोन करूंगा, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। शायद वारसी सोच रहा था कि उसे उस पर शक नहीं हुआ। उसकी गद्दारी का उसे पता नहीं है, परंतु ऐसा सोचना नामुमकिन था, क्योंकि वो जानता था कि उसने खराब राइफल उसे दी थी, जबकि उसका निशाना सही लगा था। उसे सब मालूम होगा कि हाजी खान का डुप्लीकेट मारा गया है। देवराज चौहान उठकर नीचे गया तो कासिम रहमान की पत्नी से पता चला कि वो रात को 3 बजे लौटा है और गहरी नींद में है। देवराज चौहान ने उसे उठाने को नहीं कहा। उसकी बीबी ने चाय बनाई तो वो चाय लेकर वापस ऊपर आ गया। आज उसे करने को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हरी हवेली में जा पाना कठिन काम था और कमिश्नर गाजी खान मोहम्मद के बारे में सलीम खान ने फोन पर बताने को कहा था। देवराज चौहान ने सोचा कि इस तरह बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। गाजी मोहम्मद के बारे में उसे खुद प्रयत्न करना चाहिए। मार्शल के एजेंटों पर ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं। देवराज चौहान जब नहा धोकर तैयार हुआ तो 10 बज रहे थे। वो नीचे पहुंचा तो कासिम रहमान की बीबी उसे तैयार देखकर समझ गई कि बाहर जाने की तैयारी में है। वो नाश्ता बनाने में लग गई। तभी भीतर से कासिम रहमान सोया उठकर आ गया। देवराज चौहान से बोला, कहीं जा रहे हो? हाँ, खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं कोई काम करूं। तुम्हें अब तक हाजी खान पर नजर रखते होना चाहिए था। रात देरी से लौटा। कासिम रहमान किचन की तरफ नजर मारकर बोला, आओ ऊपर चलते हैं। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। कासिम रहमान ने अपनी पत्नी से कहा कि नाश्ता तैयार हो जाए तो आवाज लगा दे। दोनों ऊपर की मंजिल के कमरे में पहुंचे। कहो, देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे देखा। कमिश्नर गाजी मोहम्मद शाम को निकाह में जाने वाला है। आज उसके भतीजे का निकाह है, इसी वजह से आज उसने छुट्टी ले रखी है। कासिम रहमान ने कहा, इत्तेफाक से ही ये बात पता चल गई। मेरी टैक्सी के ड्राइवर की पत्नी गाजी मोहम्मद के भाई के यहाँ कपड़े धोने का काम करती है। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, परंतु आज के लिए गाजी मोहम्मद के भाई ने कपड़े धोने वाली की आदमी को टैक्सी के साथ बुला लिया कि छोटे छोटे मोटे काम करता रहेगा। उसी से मुझे पता चला कि वो गाजी मोहम्मद का भाई है, तो जाहिर है गाजी मोहम्मद भी जरूर निकाह में आएगा। बारात कहाँ जानी है, मालूम किया? देवराज चौहान ने पूछा। सब मालूम करके आया हूँ, परंतु गाजी मोहम्मद से तुम्हारा मिलना ठीक होगा। ठीक होगा? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कमिश्नर गाजी मोहम्मद से तुम क्यों मिलना। कासिम, तुम देवेनागर पर नजर रखो। मुझे कोई बढ़िया मौका दो उसे खत्म करने का। क्या पता फिर तुम्हारी गोली हाजी खान के डुप्लीकेट को ही लगे। ये वक्त बताएगा। परंतु शाम को तुम्हारे साथ उस निकाह पर भी तो जाना है। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। वहां का पता मुझे बता दो जहां बारात जानी है। मैं गाजी मोहम्मद को पहचानता नहीं हूँ। उसकी कोई तस्वीर दिखा सकते हो? देवराज चौहान ने कहा। इसके लिए मुझे भागदौड़ करनी। तभी देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो,
देवराज चौहान ने कॉल रिसीव की। मैं सलीम खान की आवाज़ आई। पहचाना? हाँ, आज कमिश्नर गाजी मोहम्मद के भतीजे का निकाह है। वहाँ पर तुम उससे बात करने का मौका तलाश सकते हो। ये खबर मुझे भी मिल गई है। तुम शाम को मेरे साथ चलना चाहोगे? मुझे कोई एतराज़ नहीं। साथ में किसी को लूँ क्या? सलीम खान ने उधर से कहा। 2 लोग साथ में ले लेना, वैसे जरूरत पड़ने के चांसेस कम हैं। कहाँ मिलोगे मुझे? निकाह कब का है? देवराज चौहान ने पूछा। शाम 7 के आसपास बारात चलेगी। अभी बहुत वक्त है। मैं शाम को निकलने से पहले तुमसे फ़ोन पर बात करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। बातचीत खत्म हो गई। ये मार्शल का एजेंट था? कासिम रहमान ने पूछा। हाँ, तुम देवनागर पर पूरी तरह अपना ध्यान लगा दो। मुझे उसकी हर खबर चाहिए। तभी कासिम रहमान की पत्नी की नाश्ते के लिए आवाज़ आ गई। ये अमीरों का रिहायशी इलाका था। बड़े बड़े मकान और बंगले हर तरफ बने नजर आ रहे थे। इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे। अंधेरा हो चुका था। देवराज चौहान रंग बिरंगी रोशनी से नहाए और शामियाना लगे पार्क के बाहर 7 बजे ही यहाँ पहुँच गया था। बारात यहाँ आनी थी। सलीम खान 7:30 बजे आया था। वो इस तरह तैयार था कि निकाह में जा सके। पार्क काफ़ी बड़ा था जहाँ शामियाना लगा था। खूब सजाया गया था इस जगह को। शामियाने में लोगों की हलचल को स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। लोग आ जा रहे थे। अकेले आए हो? देवराज चौहान ने पूछा। 2 और साथ हैं। वो कुछ दूर खड़े हैं और हम पर नजर रखेंगे, सलीम खान ने कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कमिश्नर गाजी मोहम्मद से मिलने के दौरान तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा देवराज चौहान। निकाह में वो पुलिस साथ नहीं लाया होगा, फिर भी तुम्हें खतरा आ सकता है। मैं आसानी से सब संभाल लूँगा। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। हम भीतर भी जा सकते हैं। अभी हमें भीतर नहीं जाना है। बारात आएगी तो उसके साथ ही भीतर जाएंगे। तब लड़के और लड़की वालों में फर्क निकाल पाना आसान नहीं होगा कि कौन किधर का मेहमान है। गाजी मोहम्मद को पहचानते हो? उसे तो नहीं देखा, परंतु आज उसकी तस्वीर जरूर देखी है कि अब उसे पहचान सकूं। काफ़ी है। रात 10:45 बजे बारात आई। रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रस्मों रिवाज के बाद बारात और दूल्हे ने शामियाने में प्रवेश किया। एक तरफ बहुत बड़े स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिए सिंहासन जैसी कुर्सियां रखी थी। सारे कार्यक्रम सिलसिलेवार चलने लगे। सलीम खान कुछ मिनट के लिए देवराज चौहान से अलग हो गया था, फिर जल्दी ही आ मिला और देवराज चौहान की बाह पकड़कर कुछ दूर पहुंचा। फिर एक आदमी की तरफ आंख से इशारा किया। वो है कमिश्नर गाजी मोहम्मद। देवराज चौहान ने उधर देखा। 5-6 लोगों को इकट्ठे खड़े बातें करते हंसते पाया। कौन सा वाला? नीला सूट, क्लीन शेड। देवराज चौहान की निगाह गाजी मोहम्मद पर जा टिकी। वो 55 की उम्र का लग रहा था। सिर के बाल सफ़ेद काले थे। शरीर से चुस्त नजर आ रहा था। तुम मुझसे अलग हो जाओ सलीम और मुझ पर नजर रखो, देवराज चौहान ने कहा। सावधान रहना, सलीम खान ने कहा और देवराज चौहान के पास से हटता चला गया। देवराज चौहान की नज़र गाजी मोहम्मद पर या उसके आसपास ही रही। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। लड़की वाले और लड़के वालों के काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे। मेहमान और भी आ रहे थे। ऐसे में देवराज चौहान को कोई परेशानी नहीं हो रही थी गाजी मोहम्मद पर निगाह रखने में। ऐसे माहौल में किसी का ध्यान किसी पर नहीं था। देवराज चौहान ने देखा गाजी मोहम्मद वहां से हटकर अन्य तरफ जा रहा है। देवराज चौहान उसके पीछे पीछे जाने लगा, जबकि फासला 15 कदमों का था। बीच में लोगों की मौजूदगी और आवाजाही थी। देवराज चौहान ने देखा गाजी मोहम्मद रास्ते में पड़ने वाले लोगों से भी मिल रहा था, पर रुक नहीं रहा था। देवराज चौहान उस पर बराबर नजर रखे था। कभी कभी 2 पलों के लिए वो लोगों की भीड़ में नजरों से ओझल हो रहा था। शहनाई डोल की आवाज कानों में पड़ रही थी। बाहर रह रहकर पटाखे छोड़े जा रहे थे। देखकर ही लग रहा था कि अमीर लोगों के यहाँ निकाह है।
तभी देवराज चौहान ने गाजी मोहम्मद को एक गुलाबी पगड़ी बांधे व्यक्ति के पास रुकते देखा। देखते ही देवराज चौहान समझ गया कि वो गाजी मोहम्मद का भाई है। दोनों के चेहरे आपस में मिल रहे थे। मिनट भर दोनों बातें करते रहे। फिर गाजी मोहम्मद स्टेज की तरफ बढ़ गया जहां दूल्हा बैठा था। देवराज चौहान की निगाह बराबर गाजी मोहम्मद पर थी। गाजी मोहम्मद स्टेज पर पहुंचा। दूल्हा अपने 3-4 दोस्तों में गिरा था। गाजी मोहम्मद ने उसके कान में जाकर कुछ कहा। दूल्हे ने 2-3 बार सिर हिलाया तो गाजी मोहम्मद स्टेज से नीचे आया और एक तरफ बढ़ने लगा। तभी देवराज चौहान तेज कदम उठाता गाजी मोहम्मद के पास जा पहुंचा। भतीजे की निकाह की मुबारक हो कमिश्नर साहब। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। शुक्रिया। कमिश्नर गाजी मोहम्मद ने हाथ मिलाया। हम पहली बार मिल रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ। आपको कौन नहीं जानता? कमिश्नर गाजी मोहम्मद ही है ना आप? जी हाँ। गाजी मोहम्मद ने ध्यान से देवराज चौहान को देखा। आप कौन हैं? आपसे बहुत ही खास बात करनी है। आपके फायदे की बात। आपने जो भी बात करनी है कल मेरे ऑफिस में आ जाइए। गाजी मोहम्मद पीछा छुड़ाने वाले ढंग से कह उठा। इस वक्त मेरे भतीजे का निकाह है। मैं किसी अन्य बात में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। बात तो अभी हो सकती है कमिश्नर साहब, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा बात करने का। देवराज चौहान मुस्कुराया। अभी मुझे जल्दी है जनाब। मैं हाजी खान के केस की इन्वेस्टिगेटिंग आप कर रहे हैं ना? देवराज चौहान ने कहा। गाजी मोहम्मद ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने को, बहुत सी नई बातें। हाजी खान के केस के बारे में? हाजी खान के केस के बारे में? जी हाँ, परंतु अभी बता सकता हूँ, बाद में नहीं मिल पाऊँगा आपसे। सच पूछो तो इस निकाह में आया ही आपसे बात करने हूँ। तुम हो कौन? सब कुछ बताऊँगा अगर आप अपना कीमती वक्त कुछ देर के लिए मुझे दे दें। अभी? बिल्कुल अभी। बात होगी तो अभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। देवराज चौहान का स्वर शांत था। गाजी मोहम्मद ने पांडाल पर निगाह मारी, फिर सिर हिलाकर बोला, 15 मिनट में तुम्हें दे सकता हूँ। आओ उधर कुर्सियों पर बैठते। इतने शोर में बात नहीं हो पाएगी। बाहर अगर आपकी कार हो तो वहीं चलते हैं। चलो। मैं कार की तरफ जाने की सोच रहा था, एक पेग लेने का मन है। दोनों पांडाल के बाहर की तरफ बढ़ गए। बीच में चलते चलते गाजी मोहम्मद ने 2-3 लोगों से हाथ मिलाया था। वे पांडाल से बाहर आ गए। बाहर पार्क की दीवार के साथ कारों की लंबी कतार दिख रही थी। गाजी मोहम्मद कुछ आगे जाकर एक लंबी कीमती कार के पास पहुंचकर ठिठका। रिमोट निकालकर सेंटर लॉक खोला और फिर पिछली तरफ का दरवाजा खोलकर भीतर आ बैठा। देवराज चौहान ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर कार में आ बैठा। कहो। गाजी मोहम्मद ने नीचे झुककर आगे वाली सीट के नीचे से बोतल और पेपर गिलास निकाला। तुम लोगे? जरूर। गाजी मोहम्मद ने 2 पेपर गिलास देवराज चौहान को थमाए, विस्की डाली, फिर बंद करके बोतल वापस सीट के नीचे रखी और वहीं से पानी की बोतल निकालकर गिलासों को तैयार किया और एक गिलास देवराज चौहान से लिया और घूंट लेता कह उठा, जल्दी से कहो, मुझे निकाह में भी मौजूद रहना है। क्या बताना चाहते हो हाजी खान के मामले के बारे में? देवराज चौहान ने भी घूंट भरा और बोला, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में? क्या मतलब? मैंने एक सवाल पूछा है, जवाब मिलने के बाद मैं कई बातें बताऊंगा। देवराज चौहान ने कहा। आज़ाद मैदान में हाजी खान के भाषण के दौरान सबीना होटल से .315 की राइफल से हाजी खान को मारने की चेष्टा की गई, पर निशाना चूक गया। पुलिस ने राइफल बरामद कर ली है। गोली चलाने वाले का हुलिया हमारे पास है और हम उस व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। हाजी खान के कहने पर यह बात गुप्त रखी गई है कि उस पर गोली चलाई गई थी। प्रेस को उसने यही बयान दिया है कि थकान की वजह से चक्कर आ गया और मतलब कि हाजी खान को गोली नहीं लगी।
देवराज चौहान बोला, नहीं, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? वो ठीक है, सही सलामत है, तो उसे गोली कैसे लगी हो सकती है? हाजी मोहम्मद ने घूंट भरा। ठीक है, अब मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। गाजी मोहम्मद की आंखें सिकुड़ी। तुम रिवॉल्वर भी रखते हो? हाँ, लाइसेंस है। फालतू की बातें मत करो। मैं तुम्हें ऐसी कोई बातें बताऊंगा कि तुम मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। रिवॉल्वर इसलिए निकाली है कि तुम ऐसा कुछ करो तो मैं तुम्हें रोक सकूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो रिवॉल्वर निकालकर मुझे धमका रहे। मेरी बातें सुनोगे तो दिमाग तुम्हारा खराब होगा। ये रिवॉल्वर तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगी। देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। अब सुनो, मेरा नाम देवराज चौहान है। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी? गाजी मोहम्मद चौका। पक्का हिंदुस्तानी। कोई ऐतराज? कोई ऐतराज क्यों होगा? लेकिन तुम्हारा हाजी खान के मामले से क्या वास्ता हो सकता है? मैंने ही उस राइफल से हाजी खान का निशाना लिया था। क्यों? गाजी मोहम्मद हक्का बक्का रह गया। तुमने हाजी खान को मारने की कोशिश की थी? हाँ। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। गाजी मोहम्मद के चेहरे पर हैरत के भाव थे। दोनों ने गिलास थाम रखा था, परंतु देवराज चौहान के दूसरे हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। गाजी मोहम्मद ने देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। बाहर से आती रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। वे एक दूसरे को स्पष्ट देख रहे थे। तभी गाजी मोहम्मद कह उठा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे सब पता है। मेरी कही बातों को हजम करने की आदत बना लो। अभी बहुत कुछ ऐसा सुनने वाले हो तुम कि तुम्हें परेशान होना पड़ सकता है। उस राइफल से मैंने ही हाजी खान को मारने की कोशिश की थी। तुम क्या हिंदुस्तान से हाजी खान को मारने आए हो? हाँ। पासपोर्ट से आए हो या ऐसे ही सीमा पार कर ली? गाजी मोहम्मद ने अपने को संभाल लिया था। ऐसे ही सीमा पार की। गाजी मोहम्मद ने घूरकर देवराज चौहान को देखा, फिर घूंट भरकर बोला, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर। बेकार की बातें मत करो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। बाहर मेरे लोग मौजूद हैं। तुम्हारे लोग भी हैं? हाँ, वो भी सीमा पार करके। वो यहीं के हैं, पाकिस्तान के। तुम कोई भी हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारा अपहरण भी कर सकता हूँ। गाजी मोहम्मद चुप रहा। देवराज चौहान ने गिलास में से घूंट भरा। फिर देवराज चौहान ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। विश्वास करो या न करो, पर सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो। गाजी मोहम्मद ने सिर हिलाया। हाजी खान हकीकत में हिंदुस्तानी है और उसका नाम देवेन नागर है। देवराज चौहान ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। गाजी मोहम्मद के होठों से निकला, मैंने कहा है सुनते रहो। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बाद में सोचना। हाजी खान उर्फ देवेन नागर हिंदुस्तान की जासूसी एजेंसी का एजेंट है। देवेन नागर को प्लान के तहत पाकिस्तान भेजा गया था। देवेन नागर का काम था पूरी तरह पाकिस्तानी बनना और धीरे धीरे पाकिस्तान की राजनीति में प्रवेश कर जाना। हिंदुस्तान का मानना है कि पाकिस्तान के नेता अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की जनता को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते हैं, जिससे दोनों देशों में दूरी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की वो जासूसी एजेंसी देवेन नागर को पाकिस्तान में नेता के रूप में स्थापित करके नेताओं की सोच को बदलना चाहती थी। तब देवेन नागर हिंदुस्तान के पक्ष में बोलता, हवा बदलने की चेष्टा करता। इससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता। तुम्हारी बातों पर विश्वास कौन करेगा? मैं विश्वास दिलाने नहीं आया। तुम्हें जो बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनो और समझो। देवराज चौहान ने कहकर घूंट भरा। हिंदुस्तान की उस जासूसी एजेंसी के एजेंट जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने देवेन नागर की पूरी सहायता की।
उसे पाकिस्तानी बनाया जाने लगा। उसके माँ बाप भी बना दिए गए। पहचान पत्र, हर वो चीज़ जो ज़रूरी थी तैयार कर दी गई। कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह पाकिस्तानी बन गया और पाकिस्तानी राजनीति में प्रवेश कर गया। इसके लिए हिंदुस्तान ने खूब पैसा खर्च किया। 1.5 साल में ही वो पाकिस्तान की राजनीति में पहचाना जाने लगा। एक इलेक्शन भी जीत गया। उसे पाकिस्तान की राजनीति रास आने लगी। तब उसने हिंदुस्तान से गद्दारी करने की सोच ली और वो एजेंट जिन्होंने उसे पाकिस्तानी बनाने में मदद की थी, जो वक्त आने पर उसकी पोल खोल सकते थे, उन सबकी हत्या कर दी देवेनागर ने। हिंदुस्तान की जासूसी एजेंसी से संपर्क खत्म कर लिया। वो गद्दारी पर उतर आया था। अब वो एजेंट नहीं, पाकिस्तान में नेताओं वाली जिंदगी को जीना चाहता था। इस बीच पाकिस्तान में इलेक्शन दोबारा हो गए और देवेनागर हाजी खान के रूप में फिर जीत गया और उसका कद और भी बड़ा हो गया। परंतु हिंदुस्तान की जासूसी एजेंसी उस गद्दार को मौत देना चाहती थी। इस कोशिश में 18 एजेंट पाकिस्तान भेजे गए कि वो देवेनागर की हत्या कर दे। बारी बारी वो एजेंट आते रहे, परंतु देवेनागर को मार नहीं सके और खुद ही मरते रहे। देवेनागर के आसपास तगड़ी सुरक्षा थी। दूसरे जमाते बिला संगठन का चीफ कबीर मलिक उसका दोस्त बन गया था। कबीर मलिक बराबर उसकी सहायता करता रहता है। वह एक तरह से उसकी जान की रखवाली भी करता है। गाजी मोहम्मद एक एक बात सुन रहा था। नजरें देवराज चौहान पर थी। अब मुझे भेजा गया है कि मैं देवेनागर उर्फ हाजी खान को खत्म कर दूं, देवराज चौहान ने कहा। तो तुम भी उसी जासूसी एजेंसी के एजेंट हो, गाजी मोहम्मद बोला। मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे उस एजेंसी ने किराए पर लिया है ताकि तुम हाजी खान को मार सको। हाँ, क्यों? हिंदुस्तान के पास जासूस खत्म हो गए हैं जो तुम्हें किराए पर लिया। हिंदुस्तानी एजेंसी को इस बात का एहसास हो गया था कि हाजी खान पाकिस्तान में पूरी तरह पाँव जमा चुका है और उसे खत्म करना आसान नहीं। इस कोशिश में 18 एजेंट गंवाए जा चुके हैं। ऐसे में इस काम के लिए जासूस नहीं, दूसरी तरह का आदमी चाहिए जो देवेनागर को खत्म कर सके। तुम ये बातें मुझे क्यों बता रही हो? गाजी मोहम्मद ने कहा। क्योंकि तुम हाजी खान का मामला इन्वेस्टिगेट कर रही हो। मैंने ठीक समझा कि हाजी खान की असलियत तुम्हारे सामने रखूं। तुम्हें बताऊं कि वो पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का एजेंट था कभी। देवराज चौहान ने विस्की का गिलास खाली करके सीट पर रखा और बोला, जब मुझे पता लगा कि वो आज़ाद मैदान के मंच से भाषण देने वाला है तो उसे शूट करने का मुझे यह बेहतर मौका लगा और मैंने सबीना होटल को ठिकाना बनाकर उसका निशाना लिया। .315 की राइफल पर साइलेंसर टेलीस्कोप लगा था। तुमने देखा ही होगा गन को। उस राइफल से निशाना चुकने का सवाल ही नहीं था। गोली हाजी खान के माथे से हटकर कनपट्टी के पास लगी और लगी, गाजी मोहम्मद के होठों से निकला। मैंने टेलीस्कोप में देखा, स्पष्ट देखा कि लगी। खून के छींटे उड़े, फिर उसे नीचे गिरते। बकवास, गाजी मोहम्मद ने पहलू बदला। वो जिंदा है और सही सलामत है। मेरी बात सुनते रहो, देवराज चौहान ने कहा। उसे गोली लगी और वो गिरने से पहले ही मर गया था और उसके बॉडीगार्ड फौरन रुमाल से उसका चेहरा ढांपे एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की सहायता से हाजी खान को बदल दिया गया। गाजी मोहम्मद की आंखें सिकुड़ी। क्या बदल दिया गया? हाजी खान की लाश गायब कर दी गई और वहाँ एक नया हाजी खान दिखा जो कि अगले ही दिन हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर निकला और प्रेस वालों से, मीडिया से कहा कि थकान की वजह से। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? कभी कहते हो हाजी खान गोली से मारा गया, कभी कहते हो। मेरी बात सुनते रहो। हाजी खान अपना डुप्लीकेट इस्तेमाल करता है। डुप्लीकेट? हाँ, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तानी जासूस
उसकी हत्या करने के लिए आ रहे हैं। वो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में वो अपना डुप्लीकेट इस्तेमाल कर रहा था। खुले में जाना हो तो अपने डुप्लीकेट को बेचता था। आज़ाद मैदान में भी उसका डुप्लीकेट आया, परंतु मेरी गोली से मारा गया। तुम्हारी बातें कोरी बकवास है, गाजी मोहम्मद उखड़े स्वर में कह उठा। मैं साबित कर सकता हूँ। करो। मेरे लोग हॉस्पिटल पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने डुप्लीकेट हाजी खान की बॉडी को रात को एम्बुलेंस में रखकर ले जाते और रोशनपुरा रोड के कब्रिस्तान में दफन करते देखा। मैंने वो बॉडी निकालकर देखी तो उसके माथे के पास गोली वहीं लगी थी जहां मैंने मारी थी। कान के पास मैंने फेस मास्क का किनारा भी उतारा जो लगा रह गया था। इस मामले में तुम्हें 3 गवाह तो आसानी से मिल सकते हैं। 2 एम्बुलेंस वाले जो बॉडी को रोशनपुरा रोड के कब्रिस्तान लेकर गए थे, एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चौथा गवाह वो जो स्ट्रेचर पर बॉडी को धकेले एम्बुलेंस तक लाया था, 5वां कब्रिस्तान का चौकीदार। कोशिश करो तो मेरी बात की सत्यता स्थापित हो जाएगी। तुम पागल हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट बंद करो, बंद कान में दम घुटता है। देवराज चौहान शीशा नीचे करके बोला, अब ठीक है, धुआं बाहर जाएगा। तो मैं कह रहा था कि तुम कुछ भी नहीं कह रहे थे, कोरी बकवास कर रहे थे। जानते हो तुमने क्या क्या कहा? गाजी मोहम्मद तीखे स्वर में बोला, जानता हूँ। सोचा है इन बातों पर कौन यकीन करेगा? आधी बात का यकीन तो तुम स्वयं ही जानकर कर सकते हो। कैसे? मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पकड़ो, डंडा दिखाओ, वो सच बात तुम्हें बता देगा कि हाजी खान की लाश ही हॉस्पिटल में पहुंची थी, जो कि उसके आदेश पर गायब करवा दी गई, और हाजी खान हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर आ लेटा। सुपरिटेंडेंट ने यह सारा काम हाजी खान के इशारे पर ही तो किया है। तुम पहले ये बात पता करो। अगर मेरी बात सच निकले तो इस बात पर ध्यान देना कि वो हाजी खान नहीं, हिंदुस्तानी एजेंट देवेन नागर है, जो आज हाजी खान बना पाकिस्तानी नेता की जिंदगी जी रहा है। मैंने तो सुना है कि प्रधानमंत्री साहब इस्तीफा देने वाले हैं और हाजी खान को प्रधानमंत्री बनाया जाना तय है। कमिश्नर गाजी मोहम्मद देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। सोचो कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। देवराज चौहान ने कहा, वो हाजी खान है, पाकिस्तानी है। गाजी मोहम्मद दृढ़ स्वर में बोला, वो हिंदुस्तानी है, उसका नाम देवेन नागर है। कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। तुम कोशिश करो तो शायद कुछ हो जाए। मैं क्या कोशिश करूं? मैंने तुम्हें हाजी खान की भीतरी हकीकत बता दी है। इस बारे में तफ्तीश करो, सच्चाई जानने का प्रयत्न करो। हो सकता है ऐसी कोई बात तुम्हारे सामने आ जाए कि तुम्हें लगे कि वो हिंदुस्तानी है। तुम बेवकूफ़, मुझे हाजी खान जैसे शेर के पास जाने को कह रहे हो। जानते हो वो कितना दबंग नेता है। मेरी नीयत पर उसे जरा भी शक हो गया तो वो मेरी लाश भी गायब करा देगा। डर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने दो। देवराज चौहान ने मुस्कुरा, तो एक हिंदुस्तानी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने दो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने तुम्हें वक्त पर सचेत कर दिया था, परंतु तुम नहीं माने मेरी बात। तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? देवराज चौहान। देवराज चौहान ने कहा, तुम खुद ही सोचो गाजी मोहम्मद कि मैंने तुमसे मुलाकात करने का खतरा क्यों लिया। मैं गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान में प्रवेश हुआ हूँ। मैंने हाजी खान को गोली मारी। राइफल से तुमने मेरी उंगलियों के निशान उठाए होंगे। इस गिलास से भी उंगलियों के निशान उठाकर मिलान कर लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ही गोली चलाई और मेरी ही गोली से हाजी खान मरा भी। परंतु वो असली नहीं था, हाजी खान का डुप्लीकेट था। उसने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर रखी थी कि कोई उसे मारे तो उसका डुप्लीकेट ही मरे, वो नहीं।
तुमने ये सब बातें मुझे क्यों बताई? इसलिए कि अपने डुप्लीकेट रखने के नाते हाजी खान मेरे हाथों से बच रहा है। हर वक्त वो गनमैनों से घिरा रहता है, आसानी से मेरे हाथ लगने वाला नहीं। अगर पुलिस उसके हिंदुस्तानी होने के सबूत ढूंढ ले तो। तुम जैसा आधे दिमाग का इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। गाजी मोहम्मद जल्लाया, मेरी कार से निकलो। मेरी बात को। मैंने कहा मेरी कार से उतरो। मेरे भतीजे का निकाह हो रहा है और तुम्हें बेवकूफ़ी वाली बातें करने की पड़ी है। वो हाजी खान नहीं, देवेन नागर है, एक हिंदुस्तानी, और वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कार से निकलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता था वो सुना चुका हूँ कमिश्नर। अब तुम मेरी बातों पर सोचोगे। सोचे बिना तुम रह ही नहीं सकते। इंसानी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरा दिल तो करता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ इस वक्त पुलिस वाले नहीं हैं और इस कार पर मेरे लोगों की नज़र है। कार से निकलो, कहते हुए गाजी मोहम्मद ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। अपना मोबाइल नंबर दो। क्यों? हो सकता है बाद में तुम मेरे साथ बात करना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो मैं न मिलूं। इसलिए अपना फ़ोन नंबर दे दो कि तुम्हें एक बार फ़ोन ज़रूर करूँगा कि जान सकूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम अपना नंबर मुझे। मेरे पास फ़ोन नहीं है। देवराज चौहान मुस्कुराया और कार का दरवाज़ा खोला। तुम्हारी मर्जी। नोट करो मेरा नंबर, गाजी मोहम्मद झुंझलाकर बोला। बोलो। सुन लेने के बाद मैं मोबाइल नंबर कभी नहीं भूलता। गाजी मोहम्मद ने अपना नंबर दोहरा लिया। दोनों कार से बाहर निकले। गाजी मोहम्मद ने देवराज चौहान को तबीयत से घूरा, फिर पलटकर शामियाने के प्रवेश गेट की तरफ बढ़ गया। वहीं खड़ा देवराज चौहान जाता उसे देखता रहा। सिगरेट सुलगा ली, कष्ट लिया। गाजी मोहम्मद शामियाने में प्रवेश कर गया। एक बार भी उसने पलटकर नहीं देखा था। सलीम खान देवराज चौहान के पास पहुंचा। चलना है या रुकना है? उसने पूछा। यहाँ से चलो। दोनों कार के पास पहुँचे, भीतर बैठे और वहाँ से चल पड़े। कमिश्नर से क्या बात की तुमने? उसे भतीजे की निकाह की मुबारकबाद दे रहा था। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। मुझसे छिपा रहे हो? सलीम खान ने गहरी सांस ली। छिपा नहीं रहा, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी कोशिशों में लगा हुआ हूँ। अगर गाजी मोहम्मद को मेरी बात समझ में आ जाती है तो उसका साथ मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तुमने जो भी कहा वो क्या उसे समझ में नहीं आया? पता नहीं, अभी तो वो मेरी बातों को बकवास कह रहा था। उसे भतीजे के निकाह में जाने की जल्दी थी। मेरे ख्याल में तुम्हें अपना ध्यान देवेन नागर पर लगाना चाहिए। उस पर तो मेरा पूरा ध्यान है। तुम देवेन नागर पर निगाह रखो और मुझे उसका प्रोग्राम बताते रहो। मुझे ये भी बताओ कि मैं उसे कहाँ घेर सकता हूँ। देवराज चौहान ने कहा। उसे घेरना आसान होता तो अब तक वो जिंदा नहीं होता। सलीम खान ने कहा। बाहर निकलता है तो गनमैनों के घेरे में रहता है। अब तो एक और बात सामने आ गई कि वो अपना डुप्लीकेट इस्तेमाल करता है। लंबी मेहनत के बाद उसे कहीं घेर भी ले और शूट भी कर दें कि जैसे कि तुमने उसे किया भी, और बाद में पता चला कि वो उसका डुप्लीकेट था, तो सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। काम में पूरी तरह दिल नहीं लगता। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मेरा दिल इस काम में पूरा लग रहा है। मेरा उत्साह भी अपनी जगह कायम है। मैं कभी भी हालातों से हार नहीं मानता और अपना काम जरूर पूरा करता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। सलीम खान ने कुछ नहीं कहा, जबकि देवराज चौहान के दिमाग में दसियों तरह की सोचें आ रही थी। देवेन नागर जानता था कि उसकी हत्या करने के लिए इस्लामाबाद में मार्शल का भेजा व्यक्ति मौजूद है। एक बार वो कामयाब भी हो चुका है, परंतु अपना निशाना डुप्लीकेट पर लगा गया। ऐसे में देवेन नागर जरूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतेगा। ये भी पता नहीं था कि उसके पास एक डुप्लीकेट था या एक और भी है। नहीं है तो फौरन तैयार करवा लेगा अपने डुप्लीकेट को। इसके साथ ही वो उसे तलाश करवाने
और ख़त्म करवाने का पूरा प्रयत्न करेगा। संभव है कबीर मलिक के लोग भी उसे ढूंढ रहे हों। उसके लिए हालात पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। जो भी करना होगा सोच समझकर करना होगा। आदिल वारसी के गद्दार निकलने के बाद मार्शल के एजेंट उसके लिए पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। आदिल वारसी के गद्दार निकलने के बाद मार्शल के किसी एजेंट पर भरोसा करने का मन नहीं हो रहा था। सिर्फ कासिम रहमान पर ही उसे भरोसा था। देवेंद्र नागर को मारने के लिए उसे खुद ही मौका ढूंढना होगा, खुद ही उस पर निगाह रखनी होगी। ये लंबे वक्त का काम था, पता नहीं कब सफलता मिलती थी। ज़्यादा देर हो जाना भी ठीक नहीं था। अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो फिर उस तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाएगा। काम पूरा किए बिना हिंदुस्तान लौटना संभव नहीं था। मार्शल का एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट उसे पूरा करना था, नहीं तो जगमोहन मुसीबत में पड़ सकता था। वह ये सब जगमोहन को बचाने के लिए ही तो कर रहा था। मार्शल से उसे रियायत की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे अपना कहा काम पूरा चाहिए था। जैसे भी हो काम पूरा होना चाहिए, ये मार्शल का नियम था। काम सबसे पहले, बाकी हर बात बाद में। मार्शल को सिर्फ एक ही तरीके से समझाया जा सकता था कि उसका काम पूरा कर दिया जाए। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया कि देवेंद्र नागर पर वो खुद ही नज़र रखना शुरू करेगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देवराज चौहान सोचों से बाहर निकला। मुझे टैक्सी स्टैंड पर उतार देना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जहाँ भी जाना चला जाऊँगा, टैक्सी स्टैंड पर उतारो मुझे। कुछ चुप रहकर सलीम खान ड्राइव करता बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना यही बात? मैं अपने काम को लेकर परेशान हूँ, गलत मत सोचो। जो भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। सलीम खान ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान जब कासिम रहमान के घर पहुंचा तो रात के 12 बजने वाले थे। कासिम रहमान उसके इंतजार में जाग रहा था। दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो कासिम रहमान कह उठा, मैं तुम्हारे लिए चिंतित था कि कमिश्नर गाजी मोहम्मद से कोई पंगा न हो जाए। मुलाकात की उससे? हाँ, देवराज चौहान कपड़े बदलता कह उठा। बात हुई, पर पता नहीं आगे क्या होता है। वो मेरी बात समझता है या नहीं। क्या कहा तुमने उसे? सारे हालात बताए, देवेंद्र नागर के बारे में भी सब कुछ बताया। उसने कुछ खास नहीं कहा। वो भतीजे की शादी में व्यस्त था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसने मेरी बात का भरोसा नहीं किया कि हाजी खान देवेंद्र नागर नाम का हिंदुस्तानी है, कि हाजी खान देवेंद्र नागर नाम का हिंदुस्तानी है। इस बात पर कोई भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा, हाजी खान पाकिस्तान का जाना माना नेता है और वो प्रधानमंत्री बनने वाला है, और तुम कहते हो कमिश्नर को कि वो हिंदुस्तानी है, देवेंद्र नागर है, तो वो कैसे मानेगा तुम्हारी बात? सही कहा, देवेंद्र नागर अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं पाकिस्तान में। उसे देवेंद्र नागर साबित करना कठिन काम है। इस बात को कोई भी नहीं मानेगा कि वो हिंदुस्तानी है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, तुम्हें सीधे सीधे हाजी खान पर अपना ध्यान लगा देना चाहिए। मेरा भी यही विचार है। आज तुमने क्या किया? देवराज चौहान ने पूछा। हाजी खान पर निगाह रखी। सुबह 10 बजे वो संसद भवन चला गया था। मैं भी वहीं चला गया। वहाँ से वो 2 बजे निकला और पार्टी के बड़े नेता के बंगले पर गया। घंटा भर वहाँ रहा। उसके बाद पार्टी के कार्यालय में गया। करीब 2 घंटे वहाँ रहा। तब वहाँ पर 3 अन्य बड़े नेता भी पहुँचे। उसके बाद वो अपने बंगले पर आ गया था। गनमैन साथ थे उसके। हाँ, हमेशा की तरह उसके आगे पीछे गनमैनों की कारें थी। एक गनमैन तो हमेशा उसकी कार में बैठता है। कल फिर मैं उस पर नजर रखूंगा। पर इस तरह नजर रखने का फायदा क्या होगा? कासिम रहमान बोला। क्या मतलब? नजर रखने के दौरान अगर कहीं पर मौका मिलता है तो उसे शूट करने का, तो वो तो तुम ही कर सकते हो। कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा।
अगर तुम उस पर नज़र रखो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ही सोचा है मैंने। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम दोनों मिलकर उस पर नज़र रखेंगे। जैसे कि तुम सुबह उस पर नज़र रखते हो तो मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। मौके की तलाश में उसके पीछे रहूंगा और सावधानी से काम करना। वो लोग भाप गए कि तुम उन पर नज़र रख रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। इस बारे में फिर बात करेंगे। ये बताओ खाना खाया है कि नहीं? बना पड़ा है, गर्म करके ला देता हूँ। ला दो। कासिम रहमान नीचे चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई सोचों में डूब गया। 15 मिनट में कासिम रहमान खाना ले आया। वो खुद खा चुका था। देवराज चौहान खाना खाने लगा। हाजी खान पार्टी के कार्यालय में अक्सर जाता रहता है। तुम अगर वहां अपनी जगह बना लो तो शिकार करने में आसानी हो सकती है। वो लंबा काम है, वहां जगह बनाने में वक्त लगेगा, जबकि मेरे पास वक्त नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो फिर उस तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। जानता हूँ, तभी तो सोच रहा हूँ कि मुझे जो करना होगा जल्दी करना होगा। खाना खाते देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, अब मुझे अपना कुछ प्लान बनाना होगा। उसके गनमैनों की मौजूदगी में किसी तरह उस पर हमला करना होगा। गनमैनों की मौजूदगी में? क्या कह रहे हो? इन हालातों में यही एक रास्ता बचता है। वक्त कम है और काम मुझे पूरा करना। ये तो आत्महत्या करने जैसा होगा। अभी कुछ नहीं कह सकता। सोचा है इस बारे में, प्लान करूँगा। अगर मुझे 8-10 लोगों की ज़रूरत पड़े तो इंतज़ाम हो जाएगा। किस तरह के लोग? जो मेरे साथ देवेंद्र नागर के काफिले पर हमला कर सकें। मतलब कि तुम्हें किराए के लोग चाहिए। इंतजाम हो जाएगा। कासिम रहमान गंभीर था। पर यह रास्ता खतरनाक है। तुम भी मारे जा सकते हो। ये भी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे हमले में हाजी खान मारा जाए। मारा भी जाए तो क्या पता कि वो पहले की तरह उसका डुप्लीकेट न हो। ऐसा कदम तुम्हें बहुत सोच समझकर उठाना होगा। देवराज चौहान खाना खाता रहा, कहा कुछ नहीं। कासिम रहमान चुप बैठा रहा। खाना समाप्त करके देवराज चौहान बोला, देवेनगर की कोई ऐसी सीडी लाकर दिखा सकते हो जिसमें वो चलता फिरता दिखे। ऐसा क्यों? मैंने टीवी में मीडिया से बात करते उसे देखा था, तो जाने क्यों वो मुझे पहचाना सा लगा। पहचाना लगा? फिर तो तुमने उसे पहचान लिया होगा कि उसे पहले कहाँ देखा है। उसका चेहरा मेरे लिए नया है, परंतु उसके हाव भाव मुझे पुराने और पहचाने से लगे। देवराज चौहान ने कहा, अजीब बात है, कल देखूंगा उसकी कोई रिकॉर्डिंग तलाश कर सका तो। कासिम रहमान ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान तैयार था, नाश्ता कर चुका था। आज उसका प्रोग्राम कासिम रहमान के साथ देवेंद्र नागर पर निगाह रखने का था। कासिम रहमान भी तैयार हो चुका था। दोनों बाहर निकले और कार में सवार होकर चल पड़े। कासिम ने बताया कि देवेंद्र नागर के बंगले तक पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। हमें निकलने में शायद देर हो गई है। देवराज चौहान बोला, कल की तरह आज भी उसे संसद जाना हुआ तो वो निकल चुका होगा। हमें कैसे मालूम होगा कि वो बंगले पर है या नहीं? कुछ दिन उस पर निगाह रखकर मैंने ये बात जानी है कि अगर वो बंगले में होता है तो दिन में 2 कारें उसके बंगले के बाहर खड़ी रहती है, जिसे कि गनमैन इस्तेमाल करते हैं। गेट से भीतर भी वो कार बाहर से ही दिख जाती है, जिसे कि हाजी खान इस्तेमाल करता है। कासिम रहमान ने कहा, देवेनगर की कार बुलेट प्रूफ है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं मालूम। मालूम करना हो तो कैसे मालूम होगा? मैं किसी से पता करने की कोशिश करूंगा। कासिम रहमान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उस सर्विस स्टेशन का पता करो जहां देवेनगर की कार सर्विस के लिए जाती है। सर्विस स्टेशन वालों को ये बात जरूर पता होगी। समझे मेरी बात? ये बात तुम्हें बहुत सावधानी से पता करनी है। फंस मत जाना। समझ गया। तुम्हें हाजी खान के बंगले के बाहर छोड़ देता हूँ। कार तुम अपने पास रखना। मैं हाजी खान की रिकॉर्डिंग कहीं से ढूंढता हूँ और सर्विस स्टेशन का पता करता हूँ। ये ठीक रहेगा।
वे देवेन नगर के बंगले से 5 बंगले पहले ही रुक गए। कार में बैठा सामने दिखता कासिम रहमान बोला, हाजी खान बंगले के भीतर है। वो देखो, उस बंगले के बाहर 2 कारें खड़ी है। वो हाजी खान का बंगला है। फिर भी मैं देखकर आता हूँ कि हाजी खान की कार भीतर खड़ी है या नहीं। कासिम रहमान कार से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। कार में बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। 5 मिनट में कासिम रहमान बंगले का चक्कर लगाकर लौट आया। हाजी खान बंगले के भीतर ही है, उसने बताया। वो कौन से रंग की कार इस्तेमाल करता है? देवराज चौहान ने पूछा। अधिकतर काले रंग की बड़ी कार पर जाता है, कभी कभी सफ़ेद रंग की बड़ी कार पर भी जाता है। वो जब बंगले के बाहर निकलेगा तो तुम उसी वक्त समझ जाओगे, क्योंकि गनमैनों की कारें आगे पीछे रहती है उस कार के। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। मैं चलता हूँ, कोई खास बात हो तो खबर कर देना, कहकर कासिम रहमान चला गया। देवराज चौहान ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली। नजरें देवेन नगर के बंगले पर जा टिकी थी। 5 घंटे बीत गए। दोपहर के 3 बज गए थे, परंतु देवेन नगर बंगले से बाहर नहीं निकला था। गनमैनों की वो दोनों कारें वैसे ही बाहर खड़ी थी।